और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो बहुत हद तक पीछे रह जाएंगे। देखिए, दुनिया में हर चीज़ सेल्स से जुड़ी हुई है। आप अगर अपने बच्चे को भी कोई बात मनवाना चाहते हैं तो वो सेल्स ही है। अगर आपका आइडिया उसको पसंद आया तो आपकी बात मानेगा, और अगर आपका आइडिया उसे बचकाना लगा तो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो सेल्स में कन्विंसिंग एक मेन पार्ट होता है, सेल्स में मार्केटिंग एक विशेष पार्ट होता है। तो सेल्स और मार्केटिंग क्या है, चलिए स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हैं, अपने स्मार्टफोन का स्मार्ट तरीके से यूज़ करना सीखते हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग में मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग इज़ अबाउट सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स थ्रू एन एक्सचेंज। हम आदान प्रदान करते हैं हम, और ये आदान प्रदान आप देखेंगे पुराने समय से होता आ रहा है। जब राजे रजवाड़ों का काल हुआ करता था, या फिर उससे पहले के भी काल की हम बात करें तो हम अनाज के बदले, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि सऊदी से लोग आया करते थे, घोड़े और खच्चरों पे हींग अफीम लाद के लाया करते थे, शीशे लाद के लाया करते थे, और यहाँ से ले जाया करते थे गरम मसाले, अनाज ले जाया करते थे। तो एक्सचेंज तब भी चलता था, और एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो एक्सचेंज का प्रोसेस है उसे ही मार्केटिंग कहते हैं। मतलब आप देखिए नीचे हिंदी में भी समझाया हुआ है, ग्राहकों की ज़रूरतों को विनिमय के द्वारा, विनिमय मतलब मार्केटिंग के द्वारा पूरा करना, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। तो जितने लोग भी किसी न किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर चीज़ों का आदान प्रदान करना पड़ता है, सर्विसेज देनी पड़ती हैं या प्रोडक्ट देना पड़ता है, उसे ही मार्केटिंग कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक और इसके बारे में बताया गया कि किसी भी बनाए गए उत्पादों को ग्राहकों को चिपकाना, ये मार्केटिंग नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज मैंने बराबर येड़ा बनाया, बेवकूफ़ बनाया, मैंने शेंडी लगाई, सामने वाले को चिपकाया, सामने वाले को फंसाया। अगर आप इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो एथिकली ये भाषा सही नहीं है। आपको इस भाषा को तजना पड़ेगा। मार्केटिंग बहुत साफ़ सुथरा प्रोफेशन है। आप इसे कायदे से अगर लोगों को प्रमोट करेंगे तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना ही आदान प्रदान का एक नियम है, इसे ही मार्केटिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग करना एक प्रोसेस है जिसमें शुरू से एक प्लान बनाकर चलना पड़ता है, और जिसकी ज़रूरत एक छोटे से छोटे बिजनेसमैन और बड़ी से बड़ी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है मार्केटिंग की। आप यूँ समझिए, अगर आप किसी भी एरिया में दुकान खोल लेते हैं, आप सैंडविच की दुकान खोल लीजिए, अगर आपको कोई जानता ही नहीं है तो आपके दुकान पर सैंडविच लेने कौन आएगा। आप टेलरिंग का दुकान खोल लीजिए और आप उसकी एडवर्टाइजिंग ही ना करें तो लोगों को कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर टेलर है। आप टेलर की दुकान खोल लीजिए और बाहर गैराज का बोर्ड लगा दीजिए, तब भी आप राइट तरीके से मैसेज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप अंदर टेलर की तरह बैठे हैं और बोर्ड जो है वो गैराज का लगा रखा है। तो आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर मार्केटिंग करनी है तो बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटे से छोटा व्यवसाय, आप पैम्पलेट के थ्रू, या आगे उसकी विधि भी मैं बताऊंगा कि कैसे उसको मार्केटिंग करना है, किन स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है हमें। लेकिन आप यूँ समझिए कि बड़े से बड़ा व्यापारी हो चाहे छोटे से छोटा आम आदमी, हर किसी को मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अभी कोचिंग क्लासेस चल रही हैं आजकल। अगर आपका बच्चा 8th 9th या 10th में है, आप देखिए कोचिंग क्लासेस वाले अपनी एडवर्टाइजिंग ज़रूर करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास आप अपने बच्चे को डालिए, हम आपके बच्चे के परसेंटेज को अच्छा करवा करके देंगे। तो एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। हर कोचिंग क्लास वाला अपने तरीके से एडवर्टाइजिंग करता है, और अगर एडवर्टाइजिंग करता है तो उसके पास बिज़नेस आता है, नहीं करेगा तो उसके पास बिज़नेस नहीं आएगा। चलिए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस भी आप समझ लीजिए। स्मॉल और छोटे और मध्यम आकार के जितने भी बिज़नेस यूनिट्स होते हैं, चाहे वो सेल्स के टर्म में हम बात करें, सेल्स और मार्केटिंग, एक्चुअली ये दो अलग अलग विभाग होते हैं। छोटी छोटी कंपनियां इन्हें एक में क्लब करके रखती हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं, सेल्स और मार्केटिंग दोनों में प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। आप नीचे समझिए, सेल्स के बारे में कहा गया है कि सेल्स एक ऐसा काम है जिसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और चैनल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना, मतलब आपके जो वजूद में फ़िलहाल ग्राहक हैं उनके साथ रेपो को मेंटेन करना और उनकी फुलफिलमेंट करना, इसको मोटे तौर पर सेल्स कहा गया है। इसमें सेल्स के स्टॉक उसे बेचना, सेल्स का काम करना, दरवाज़ा खटखटाना, किसी को किसी तरह की कंप्लेंट है, कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको हैंडल करना, मैनेज करना, प्राइस और टर्म्स और कंडीशंस को फाइनल करना, कस्टमर के ऑर्डर को पूरा करना, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली टारगेट्स को पूरा करना, इस पे फोकस करना। आप देखिए बड़े सारे प्रकल्प हैं। अगर आप सेल्स की बात करें तो दरवाज़ा खटखटाने से लेकर के ईयरली और मंथली सेल्स के टारगेट्स को पूरा करने तक के जितने भी इसमें आयाम बताए गए हैं, चाहे वो प्राइस का हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो, चाहे वो ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचाना हो, ये सभी की सभी चीज़ें सेल्स में आती हैं। तो अगर आप सेल्स करते हैं तो आप सेल्स को उचित तरीके से अगर समझेंगे तो आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि सेल्स क्या होती है। तो अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग में हैं तो आप इसको कायदे से भली भांति समझ सकते हैं कि सेल्स का मतलब है प्रोडक्ट को बेचना, उसका स्टॉक मेंटेन करना, दरवाज़ा खटका के कस्टमर के पास जाना, अननोन आदमी को अप्रोच करना, टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना, और ऑर्डर लेकर के ऑर्डर के मंथली, ईयरली, क्वार्टरली जो भी टर्म्स एंड टारगेट्स हैं उसको पूरा करना। इसके साथ ही आप मार्केटिंग को समझिए, क्योंकि सेल्स के साथ साथ मार्केटिंग भी एक बड़ा हिस्सा होता है। मार्केटिंग का मुख्य काम क्या है? कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव
से मार्केट को समझना। आप देखिए कि कस्टमर क्या चाहता है, हमें ये तो रिसर्च करना पड़ेगा ना, और मार्केट रिसर्च करना, भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए स्ट्रेटजी बनाना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे आप जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम में भविष्य के लिए रॉयल्टी लाई गई है, तो भविष्य के लिए लोगों के पास पैसा हो, जो पिछला साल उनका डल गया है आने वाले साल में उनके पास पैसा हो, तो उसके हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। मार्केटिंग के कंपटीशन का एनालिसिस करना, बड़ी सारी एमएलएम कंपनीज इस टाइम कॉम्पिटिटर के तौर पर हैं, उनको भी तो हमें बीट करना है, इसलिए भी इस मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली जैसी जगह में बुला करके 200-300 लोगों के साथ में प्रोग्राम अरेंज किया गया। तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कि आप देखिए और उसके बाद जुटिए काम में। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना, मार्केटिंग में एक काम और भी होता है कि रिश्ता बनाना पड़ता है। आप देखिए कि मार्केटिंग एनालिसिस करने के बाद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाइए। ब्रांड की आइडेंटिटी बनाना, आजकल मार्केट में हर तीसरे दिन कोई नया ब्रांड लॉन्च हो जाता है। 500 रुपये से लेकर के, मैं कहता हूँ 5 रुपये से लेकर के 5,000 50,000 रुपये वाले प्लान मार्केट में अवेलेबल हैं। आप देखिए कि कौन सा प्लान करना है, लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन ब्रांड वैल्यू जो 5 साल से ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, आपको तय करना है आप उसके साथ जाएंगे या फिर 5 रुपये वाले प्लान में आप जाकर के मुँह मार के आएंगे। तो आप देखिए कि कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करना, मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से प्राइस का फिक्सेशन करना, स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग टूल्स जो है इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आती हैं। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट बना चुके हैं तो उसको मार्केट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ों को गो थ्रू होना पड़ेगा। और अगर आप ये सभी चीज़ें करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छी कर पाएंगे, उसकी मार्केटिंग अच्छी कर पाएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं मनीषा मैडम को इसे फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उनसे ले लीजिएगा। लेकिन आप इसे अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स को सुधारने के लिए और सेल्स की तकनीकों को विकसित करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। मार्केटिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे, आप देखिए कि जिससे आपके गुड्स या सर्विस, क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट बनकर कस्टमर तक पहुंचता है। आप यूं समझिए कि कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विस हो, एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है क्राउड फंडिंग, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, अभी ये प्रोडक्ट क्या है हमारा, एक डिजिटल वॉलेट, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाते हैं, डिजिटल वॉलेट को हम ग्राहक तक पहुंचाते हैं। इसे ही मैनेजमेंट प्रोसेस कहा जाता है। 4 अलग अलग चरण होते हैं इसके, आप इसको 4 P's भी बोल सकते हैं। आप इन चरणों को समझिए। पहला है प्रोडक्ट, आप क्या बेचने वाले हो ये सिलेक्ट करना। आप डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हो आज की तारीख में, आप ये सिलेक्ट कीजिए। जैसे अगर बायजूस हो गया या वेदांतु हो गया, ये क्या है, ये डिजिटल प्रोडक्ट हैं। इन डिजिटल प्रोडक्ट्स को पहले तय किया गया कि भाई हमें ये बेचना है। उसी तरह हम डिजिटल वॉलेट को बेचते हैं। प्राइस, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, हम जिस प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसका प्राइस हमने तय किया है या सिस्टम ने तय किया है कि भाई ये प्रोडक्ट का प्राइस होगा। प्लेस, आपके कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदेंगे। आप देखिए कि उसका पर्टिकुलर एक फॉर्मेट बना हुआ है कि ये पीपल टू पीपल, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू फैलेगा। आप उसको लोगों से रेफरल प्रोग्राम के थ्रू खरीद सकते हैं। और प्रमोशन, आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करेंगे, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएंगे। तो ये सब चीज़ों का एक फॉर्मेट बना हुआ है। हम जिस सिस्टम में काम करते हैं उसमें गूगल मीट्स हैं, आप देखिए उसके PDFs हैं, ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हमने प्रोडक्ट भी देखा कि हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है, उसका प्राइस भी हमें मालूम है कि लगभग 2250 रुपये है। प्लेस उसका अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में हम उसको बेच सकते हैं। कहाँ से खरीदेंगे, हम पीपल टू पीपल रेफरल प्रोग्राम से खरीदेंगे, ऑनलाइन खरीदेंगे उसको। प्रमोशन, कैसे कस्टमर को प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, वाया माउथ पब्लिसिटी, हम उसको माउथ पब्लिसिटी से लोगों को प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब गुड्स और सर्विस दोनों से है। आप यूँ मत समझिए कि जो आप सर्विस दे रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं है, वो भी एक प्रोडक्ट है। आप देखिए ऑटो चालक जो होता है, ऑटो चलाता है, ऑटो चलाने वाला क्या देता है, वो सर्विस देता है, सर्विस उसका प्रोडक्ट है। LIC वाले क्या देते हैं, पॉलिसी देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, मेडिक्लेम देते हैं, ये उनका प्रोडक्ट है। एक वॉचमैन क्या करता है, सारी रात जो रखवाली करता है, वो अपनी सर्विस देता है। तो आप या तो सेवा देते हैं या फिर प्रोडक्ट बेचते हैं। तो सेवा की इंडस्ट्री में लगभग जो मैंने नाम बताया आपको, ये लोग आते हैं। आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आप जानते हैं, सब्जी फल बेचने वाले से लेकर के बड़े बड़े हवाई जहाज़ बेचने वाले प्रोडक्ट, या फिर आप यूँ देखें कि जितने भी रियल एस्टेट के प्रोडक्ट हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी फर्नीचर का सामान है, घर का सामान है, इस सभी के सभी प्रोडक्ट की श्रेणी में आते हैं। तो हम डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हैं, लोग फिजिकल भी बेचते हैं, और सर्विस इंडस्ट्री जो है वो भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। तो हमारा प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट है, आप इसे डिजिटल प्रोडक्ट की तरह ही प्रमोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट क्या बेचने वाले, अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। ये जानने के लिए कि आपको क्या बेचना है, आपको ये जानना चाहिए कि आपके कस्टमर की ज़रूरतें क्या हैं। देखिए आपका प्रोडक्ट कितना भी खूबसूरत हो सकता है, लेकिन आपको जब वो बेचना होता है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका कस्टमर उसे लेना भी चाहता है कि नहीं लेना चाहता।
बहुत सारे लोग होते हैं कस्टमर के पास पहुँचे, प्रोस्पेक्ट के पास पहुँचे और ऐसे दनादन फायरिंग करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो उनको पता है वो बता दें वरना वो भूल जाएंगे। तो आपको पूरी कहानी नहीं सुनानी होती है, आपको कस्टमर से थोड़ा सा रेपो बिल्ड करना पड़ता है, थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ती है। कस्टमर हैंडलिंग के काम में जो पहला प्रिंसिपल होता है वो होता है उसको सुनना। आप जितना सुनेंगे वो उतना आपके साथ सहज महसूस करेगा, कंफर्टेबल होगा और वो अपने बारे में बताएगा। आप उससे उसका गांव पूछिए, उसका घर पूछिए, उसका प्रोफेशन पूछिए, बच्चे क्या करते हैं, पास्ट में कैसी लाइफ रही और उसकी हॉबीज़ क्या क्या है, वो क्या खाना पसंद करता है, कैसा लाइफस्टाइल चाहता है, बड़ी लाइफ अच्छी लाइफ डिज़र्व करता है, वो उसे चाहता है कि नहीं चाहता। जब आप ये सब चीज़ें पूछेंगे तो आप उसके साथ रेपो बिल्ड कर पाएंगे और आप जितना ज़्यादा लोगों की ज़रूरतों को प्रोडक्ट से पूरी करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। मतलब आपका प्रोडक्ट अगर उनकी ज़रूरतों को मैच करता है तो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए आज की तारीख में हमारे प्रोडक्ट की हर किसी को ज़रूरत है, हर किसी को पैसा चाहिए और रोज़ का पैसा चाहिए, क्योंकि रोज़ की आमदनी लोगों की बंद हो गई है। ऐसे टाइम में हमारा प्रोडक्ट एक आइडियल प्रोडक्ट है जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको प्रोडक्ट पता करना पड़ेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। अब किसी को हो सकता है ज़रूरत सिर्फ दाल रोटी तक के लिए प्रोडक्ट की हो, आप उसको वो दे दीजिए। किसी को लगता है कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिज़नेस चाहिए, आप उसे बड़ा स्पीच कर दीजिए। किसी को लगता है सोशल वर्क के लिए ये काम करना है तो आप उसे सोशल वर्क के हिसाब से अप्रोच कर दीजिए। तो आपको तय करना है कि आपका प्रोडक्ट कैसे बेचना है, सामने वाले को क्या ज़रूरत है। आगे बात करते हैं प्राइस की, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम बेचेंगे तो वो एक तय प्राइस पर बिकेगा। आपके प्रोडक्ट का सेल्स पर जो प्रोडक्ट की जो सेल होती है वो प्राइसिंग पर बड़ा डिपेंड करती है। अब आप अगर किसी बड़े व्यापारी के पास चले जाएंगे और आप उसे सिर्फ 2250 रुपये का स्पीच करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके 2250 रुपये में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। उसे आप 1.25 लाख का प्रोडक्ट अप्रोच कर सकते हैं, उसे आप 27 लाख का प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्योंकि उसकी कैलिबर है वैसी। मैं और आप 1 ग्राम सोने में वो पूरी ज्वेलरी बनवाना चाहेंगे, लेकिन कई लोग जो हैं वो 50 तोला से कम में बात ही नहीं करेंगे। तो जिसको 50 तोला चाहिए उसको 50 तोला ही देना पड़ेगा, लेकिन जो बेचारा कम लेवल का है उसको कम में भी आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो आपका प्रोडक्ट सस्ता है तो लोग कहेंगे यार तुम्हारा तो प्रोडक्ट बड़ा सस्ता है, महंगा है तो आपको बोलेंगे महंगा बड़ा है। तो आदमी देख करके आपको प्रोडक्ट का प्राइस बताना है, जो जिस कैलिबर का आदमी है उसको उस हिसाब से प्राइस बतानी है। सही कीमत रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप देखिए प्रोडक्ट को बनाने की कीमत कितनी है आप ये तय कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट कितने में बना हम कितने में बेचते हैं ये हम सभी जानते हैं अगर हम इस सिस्टम से जुड़े हैं तो। अदरवाइज़ अगर हम कोई दूसरा MLM प्रोजेक्ट कर रहे हैं या दुकान चला रहे हैं तो आपको मालूम है कि प्रोडक्ट की किस कॉस्ट पर वो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स के प्राइस क्या हैं। ये भी सही बात है, क्योंकि आज की तारीख में हर रोज़ कुकुरमुत्ते की तरह रोज़ नए प्लान पैदा हो जाते हैं, आप किस में जाएँ किस में ना जाएँ। मतलब यही लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं। तो प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के हिसाब से हमारा प्राइस रेंज कैसा है ये लोगों को समझाना पड़ेगा। आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए कितने पैसे देने को तैयार है। अगर वो 2250 देता है तो 2250 लीजिए, अगर वो 1.25 लाख देता है तो 1.25 लाख लीजिए, अगर वो 5 से 10 लाख के बीच में रेंज सेटल करता है तो उसे 5 से 10 लाख रुपए का अप्रोच कीजिए। तो ये आपको तय करना है कि आप किस प्राइस पर सामने वाले को क्लोज करना चाहते हैं। तो प्राइसिंग आप तय कर लीजिए, सिस्टम ने आपको पूरा मौका दिया हुआ है, हर किसी को सेम प्राइस में क्लोज करना है, ऐसा सिस्टम में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। अगले लेवल पर बढ़ते हैं, प्लेस। कस्टमर कहाँ से आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। मतलब आप बेचेंगे तो सही उसे, लेकिन आप देखिए अगर प्रोडक्ट सेलिंग में है तो कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेंगे या फिर बीच में होलसेलर या रिटेलर को बेचेंगे। बेचने वाले आपसे वो कैसे खरीदेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो आप यूँ समझिए कि अगर हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो ये सिस्टम हमारा ऑफलाइन भी हमें परमिशन देता है कि हम ऑफलाइन लोगों से पब्लिक मीटिंग्स करके हम लोग बेच सकते हैं, या फिर हम ऑनलाइन किसी को अपना लिंक शेयर करके उसको लाइन अप कर सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे बिकने वाला प्रोडक्ट है। आपको इसे बीच में किसी होलसेलर रिटेलर या फिर किसी शॉपकीपर को बेचने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर टू कंज्यूमर, आप इसे B2C बिज़नेस टू कंज्यूमर बोल सकते हो, या C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। मैं आगे उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको करूंगा कि कैसे ये आप अप्रोच कर सकते हो लोगों को। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से बेच सकते हो। हमारा प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है दोनों प्लेटफॉर्म पर, तो ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। चलिए अब इसके प्रमोशन की बात करते हैं कि आप लोगों को कैसे आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। सही बात है कि आप इसके बारे में लोगों को कैसे बताओगे। आप उसके एक पॉजिटिव पिक्चर तो ज़रूर तैयार करोगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करते हो। देखिए दुनिया में जिस भी MLM में काम कर रहा है या दुकान में काम कर रहा है वो कभी अपने प्रोडक्ट को ख़राब नहीं बताता, वो हमेशा अपने प्रोडक्ट को अच्छा ही बताता है। आप देख ले कई लोग आप में से उलझ जाते हैं कि भाई तेरा प्रोडक्ट अच्छा कैसे, मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है।
तो आप इस बहस में ना उलझें। जो जिस वक्त जिसके साथ होता है उसी के साथ वो अच्छा बोलता है, वो उसी का भक्त होता है। अगर MLM के किसी दूसरे प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा है तो उसके प्रोडक्ट को भी आप अच्छा ही बताइए, क्योंकि वो उसे अच्छा ही मानेगा, उसी से उसकी दाल रोटी चल रही है। तो आप अपने प्रोडक्ट को भी अच्छा बताइए, उसके प्रोडक्ट को भी अच्छा बताइए। हाँ, प्रमोट करने के इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ट्रेडिशनल जो तरीका है वो एडवर्टाइजिंग है। आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल जो तरीका है उसमें मैगज़ीन में, टीवी में, न्यूज़पेपर में ये ऐड आती रहती है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपने सबसे पहले उसकी ऐड टीवी पे देखी होती है, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं देखी होती है, या किसी न किसी मैगज़ीन में आपने उसको पढ़ा होता है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप देखिए कि पे पर क्लिक, ये आजकल जो गूगल वगैरह से प्रोडक्ट आते हैं या फिर अमेज़ोन से ख़रीदते हैं आप, तो इसमें पे पर क्लिक से भी होती है एडवर्टाइजिंग। सोशल मीडिया के थ्रू भी होती है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के थ्रू भी मार्केटिंग होती है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से भी होती है, SEO जो दिया हुआ है। एडवर्टाइजिंग का कौन सा तरीका अपनाना है, कौन सा आपके बजट में फिट होगा, कौन से बजट के हिसाब से आप ऑडियंस को बेच पाओगे, आपको ये तय करना है। अगर बड़े प्रोडक्ट्स आप कर रहे हो, किसी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा हो, तो आपको ये अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम की बात करोगे तो आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले मेले में भी एक आदमी पैम्पलेट बांट रहा था कि आप आइए और हमसे जुड़िए। कैनोपीज़ लगा करके, छोटे छोटे स्टॉल्स लगा करके भी इस बिज़नेस को प्रमोट किया जा सकता है। आपके एरिया में जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर में आप अपना एक पैम्पलेट छपवाइए अपने सिस्टम के बारे में, और इसके सप्लीमेंट्स जो हैं पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये एक ट्रेडिशनल तरीका हो सकता है। सोशल मीडिया देखिए, मैं और आप फेसबुक कम्युनिटी के यूज़र हैं, और फेसबुक लगभग 40 लाख लोगों का परिवार है। फेसबुक पे 40 से 45 करोड़ लोग हैं। 40 से 45 करोड़ लोग अगर आपको फेसबुक पे मिल सकते हैं, और 4-4, 5-5 हज़ार लोग आपके मित्र हैं, तो आप वहाँ भी आप अपनी प्रमोशन कर सकते हो। तो ये प्रमोशन करने का तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका भी और डिजिटल तरीका भी, और दोनों में ही आपके मज़े की बात है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्चा होते। तो आप अपने बिज़नेस को दबा के प्रमोट कीजिए ताकि आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छे पैसे कैश कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से मॉडल से मार्केटिंग करेंगे आप। टाइप ऑफ मार्केटिंग भी आप समझिए। टाइप ऑफ मार्केटिंग जो होती है वो बिज़नेस टू बिज़नेस होती है और बिज़नेस टू कंज्यूमर होती है। हालांकि एक सेशन में इस पर ले चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा बताऊंगा, क्योंकि मार्केटिंग में बिज़नेस टू बिज़नेस जो मॉडल होता है, इसमें हम बिज़नेस के लिए प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। जैसे कि ऑफलाइन की बात करेंगे तो होलसेलर जो होता है, होलसेलर को टारगेट करते हैं जो आपका प्रोडक्ट बेच सके। होलसेलर की बात करें तो आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट बनाया, वो आपने किसी बड़े व्यापारी को बेच दिया, तो बिज़नेस से बना और बिज़नेस वाले को चला गया। इसमें अभी भी कंज्यूमर नहीं आया, कंज्यूमर इसके बाद आएगा। और ऑनलाइन की बात करें तो बिज़नेस टू बिज़नेस वेबसाइट्स हैं कुछ, जो एक कंपनी से प्रोडक्ट लेती हैं और बाद में वो कस्टमर को बेचती हैं। आप देखिए, इंडिया मार्ट हो गई, ट्रेड इंडिया हो गई, या फिर alibaba.com हो गया, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये डायरेक्ट कंपनियों से माल उठाते हैं, और मतलब बिज़नेस हाउसेस से उठाते हैं और अपने बिज़नेस में लेकर के आते हैं। तो बनाया किसी ने, पहुंचा किसी के पास, और फिर वो जाकर के कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो आप इसे यूँ ही समझिए कि बिज़नेस हाउसेस बिज़नेस वाले को बेच देते हैं। मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम के एग्जांपल में एक बार बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अगर चिप बनाता है, इंटेल के लिए कोई प्रोसेसर बनाता है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों को जो भी HCL के हैं, या फिर जो आपके कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वो प्रोसेसर बनाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं। इसे बोलते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल। तो हमारा जो काम आता है वो B2C श्रेणी में आता है, बिज़नेस टू कंज्यूमर में आता है। बिज़नेस टू कंज्यूमर को आप यूँ समझिए कि जो बिज़नेस टू कंज्यूमर मार्केट होता है, इसमें कोई भी जो है डायरेक्ट कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है, उसको एडवर्टाइज़ भी किया जाता है, और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से उसको बेचा जाता है। ये क्योंकि हम हमारे लिए एक सिस्टम ने प्रोडक्ट बना करके हमें दे दिया, अब हम उसे बिज़नेस हाउस को बेचें या फिर हम डायरेक्ट जा कर के कंज्यूमर को बेचें, हमारे लिए दोनों मार्केट ओपन है। हम ज़्यादातर कंज्यूमर को टारगेट करते हैं। इसके लिए एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट मोड्स हम अपनाते हैं। हम पर्सनली जा कर के मिलते हैं, सभा इकट्ठी करते हैं, लोगों की वहाँ पर मिलते हैं। आजकल तो गार्डन में भी मीटिंग होने लगी है, लोग भीड़ में इकट्ठे होकर के, बस स्टॉप पे खड़े होकर के, ट्रेन में सफ़र करते टाइम, बसों में पास बैठे हुए आदमी को, ऑटो में चलते हुए, हम इस प्रोडक्ट को कहीं पर भी प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ तय करनी है कि आप अपने बिज़नेस को कैसे प्रमोट करना चाहते हैं। B2C श्रेणी में हमारा बिज़नेस आता है, आप इसे बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल बोल सकते हैं। अब आता है कि इसके मीडियम चुन लिए गए, अब इसकी करेंगे कैसे मार्केटिंग। तो मार्केटिंग करने के भी कई तरीके हैं। मार्केटिंग क्या है यह आपने जाना, अब इसका तरीका मैं बताता हूँ कि आपको मार्केटिंग करनी कैसे है। तो एक है पेड मार्केटिंग। आप यूँ समझिए कि पेड एडवर्टाइजिंग में ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों तरीक़ों का इस्तेमाल होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में आप टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगज़ीन, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आपने पहले देखा होगा कि जब पहले टीवी पे ऐड आया करती थी वॉशिंग पाउडर निरमा की, तो वो रेडियो पे आया करती थी, मैगज़ीन में प्रिंट्स आया करते थे,
पैम्पलेट छप के आया करते थे, घरों में कई बार पैम्पलेट छोड़े जाते थे। तो इन सब तरीक़ों से ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी। डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने आपको बताया पे पर क्लिक वाली हो गई है आजकल। आजकल अगर यूट्यूब पे आप कोई कंटेंट डाल रहे हैं, फेसबुक के थ्रू कुछ बेचना चाह रहे हैं, तो पे पर क्लिक मतलब आपको यूट्यूब पैसे कैसे देता है, क्लिक पे पैसे देता है कि आपके सिस्टम को या फिर आपके वीडियोस को कितने लोगों ने क्लिक करके देखा, तो एड्स के थ्रू मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग ऐसे भी की जाती है आजकल, फेसबुक पर, ट्विटर पर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, या फिर वेबसाइट्स अगर हम देखते हैं तो इसके थ्रू आजकल पेड एडवर्टाइजिंग की जाती है। यहाँ पर पैसा दीजिए, ये आपकी ऐड पब्लिश करेंगे और आप अपने प्रोडक्ट को धड़ल्ले से इनके पास बेच सकते हैं। तो ये सारे के सारे वो मॉडल्स हैं जिनके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं 2-3 चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ। कॉज मार्केटिंग का मतलब होता है कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी सोशल कॉज या इशू से मिलाकर प्रमोट करती हैं। आप सोशल कॉज को यूँ समझिए जैसे वन संरक्षण, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आप शेरों को बचाने की मुहिम में शामिल हो रहे हैं, ऐसा प्रमोट किया जाता है। और जो भी एनिमल लवर्स हैं वो बेचारे कहते हैं कि यार शेरों को बचाने के लिए किया जा रहा है, चलो मैं भी इस कैंपेन से जुड़ जाता हूँ, और लोग जुड़ते हैं। जैसे सैनिटरी पैड्स का ऐड आता है कि महिलाएं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए, उनके हेल्दी जीवन के लिए आप इस मुहिम से शामिल हो जाइए। तो लोगों को लगता है यस, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम किया जा रहा है और लोग उस कॉज से जुड़ना पसंद करते हैं। आप देखिए गौ रक्षा के लिए आ जाते हैं, आप देखिए कि जो आर्मी के जवान हैं उनके लिए, देश के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए किसी न किसी कॉज के थ्रू मार्केटिंग की जाती है और लोग उस मार्केटिंग का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। इसके अलावा आप देखिए रिलेशनशिप मार्केटिंग है। कंपनीज अपने कस्टमर के साथ अच्छा संबंध बना करके रखती हैं, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करके लॉयल्टी दिखाती हैं। आप देखिए नायका करके एक ब्रांड है, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए अगर आपने नायका से 500 रुपये का भी कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फीमेल्स के लिए बड़ा अच्छा है। आप वहाँ से एक लिपस्टिक मंगा लीजिए और हो सकता है कि 2 महीने बाद आपको एक लिपस्टिक फ्री आ जाती है, और कस्टमर बिल्कुल खुश हो जाता है कि अरे मैंने तो एक मंगाई थी और ये मेरे को 4 महीने बाद इन्होंने एक काजल भेज दिया, एक लिपस्टिक भेज दी, एक फाउंडेशन भेज दिया, एंड दे फील वेरी हैप्पी। तो ये कस्टमर के साथ रैपो बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आजकल तो दुकानों में जाओ और अगर कोई प्लास्टिक की थैली के बजाय अगर एक कपड़े की थैली दे दे तो आपको लगेगा कितना धर्मात्मा आदमी है। आप देखिए जितने सब्ज़ी वाले होते हैं वो धनिया और मिर्ची ज़रूर फ्री में देते हैं ताकि आपके साथ रैपो बना रहे, और अगली बार आप उस सब्ज़ी के लिए नहीं आते, आप उस धनिया और मिर्ची के चक्कर में उसके पास आ जाते हो। तो रिश्ता बनाने का ये बहुत तरीका अच्छा होता है। तो रैपो बिल्डिंग करके भी जो है वो मार्केटिंग किया जा सकता है। वर्ड ऑफ माउथ जो है ये एक जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं, इसमें कस्टमर के ऊपर हम लोग अपनी बातों का प्रभाव छोड़ते हैं, और हम जिसके ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं वो जाकर के अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बताता है। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ये होती जाती है, इसे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बोला जाता है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बोला जाता है। तो आप अपने प्रोडक्ट को अगर एंडोर्स करना चाहते हैं, आप अपने सिस्टम को जगह जगह जन जन तक लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, तो गांव में वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो है वो बड़ी तेज़ी से फैलती है। आप देखिए पुराने टाइम में क्या होता था, जो गांव का सैलून होता था वहाँ पे अगर कोई एक बात पता चल गई तो पूरे गांव में फैल जाती थी, क्योंकि सारे के सारे गांव वाले बाल कटवाने के लिए तो उसी के पास आते थे। कोई पान वाला है, कोई इस्त्री लॉन्ड्री वाला है, और कोई टेलर है, तो आप देखिए ऐसे लोगों को सारे गाँव की खबरें होती थी, क्योंकि सारे के सारे गाँव वाले जाते उन्हीं के पास थे। तो माउथ पब्लिसिटी में बड़ा जोर होता है। आज भी देखिए कि अपने सिस्टम में कहीं कोई बात घटना घटती है, आप देखिए धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल जाती है, पूरे इवेंट्स उसके डिस्कस होने लगते हैं। तो ये वर्ड ऑफ माउथ की पावर है कि कोई भी बात आज की तारीख में छुपी नहीं रहती, इसके थ्रू ये एडवर्टाइज होती है। इसका एक और देखिए ट्रांजैक्शन मार्केटिंग, ये कंपनीज अपने कस्टमर को शॉपिंग कूपन्स देती हैं, शॉपिंग कूपन्स के थ्रू गिफ्ट देती हैं कि आप अगली बार आइएगा और ये आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगली बार आप आइए और ये 300 रुपये का है, जब आप 3000 रुपये का सामान खरीदेंगे तो 300 रुपये का ये कूपन आप वहाँ पर कैश कर सकते हैं। और बड़े सारे लोग बेचारे 300 रुपये के चक्कर में अगली बार फिर से 3000 रुपये खर्चा करते हैं। तो इट हैपन्स, ऑलमोस्ट लोग करते हैं ये, इसे ट्रांजैक्शन मार्केटिंग कहा जाता है। तो जितने लोगों को भी लगता है कि वो अपनी चीज़ों को मार्केट कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन मार्केटिंग को भी ध्यान में रख सकते हैं। कूपन्स वगैरह अपने कस्टमर्स को, आप अपने जो भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं आप उनको बोल सकते हैं कि भाई ये खाता तो आपका खुल गया, लेकिन अगले खाते को जब आप खुलवाने के लिए आएंगे तो आप मेरी तरफ से डिनर फ्री है आपके लिए, या फिर मैं आपको एक कैप गिफ्ट करूंगा, या आपको एक टी शर्ट दूंगा, या आपको मैं एक मास्क गिफ्ट करूंगा, आप मेरे पास आइएगा। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो एक आदमी को पकड़ के सिर्फ इसलिए लाए क्योंकि आपसे उसे एक टोपी मिलने वाली है। अंडर कवर मार्केटिंग को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि अंडर कवर मार्केटिंग जो होती है, ये भी मैंने आपको बताया था कि अंडर कवर मार्केटिंग है, इसमें प्रोडक्ट को कौन प्रमोट कर रहा है ये कभी पता ही नहीं चलता। अपने सिस्टम की खास बात यही है कि अंडर कवर प्रोजेक्ट है, हमें पता ही नहीं है कि प्रमोट कौन कर रहा है। लोग ढूंढ रहे हैं, 50 कोस दूर ढूंढ रहे हैं कि भाई आदमी कौन है, बता तो दो यार। कई लोग इसी चक्कर में पागल हुए जा रहे हैं कि गब्बर कब मिलेगा हमें,
क्या ज़रूरत है गब्बर को ढूंढने की? ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अगर वो छुपा नहीं रहेगा, वो सामने आ जाएगा तो सस्पेंस खत्म, गेम ओवर। आपको तभी तक सस्पेंस है, तभी तक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई देख लूँ मैं इसको। आप देखिए, आदमी लोगों की तो आदत होती है, रास्ते से कोई फीमेल जा रही है, वो जब तक वो देख नहीं लेंगे कि इसकी शक्ल कैसी, वो पीछे पीछे चलते रहते हैं। कई लोग शक्ल देख ली, उसके बाद कहते हैं अब तो देख लिया, अब तो हो गया काम। तो लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अंडर कवर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, उसमें कभी भी आपको कौन एडवर्टाइजिंग कर रहा है, कौन कंपनी चला रहा है, कैसा है, कभी पता नहीं चलता। स्टेल्थ मार्केटिंग भी इसको बोलते हैं, और हमारा जो सिस्टम है, हम जिस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं उसे स्टेल्थ मार्केटिंग ही कहा जाता है, अंडर कवर मार्केटिंग ही कहा जाता है। तो आप सभी लोग इस तरीके से भी गब्बर बन करके घूम सकते हैं, 50-50 कोस दूर जा करके अपने पोस्टर चिपका सकते हैं, और फिर जा करके लोगों से पूछते हैं कि देखा क्या इस आदमी को। तो इट्स अप टू यू, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक एक्चुअली, मजाक का हिस्सा था ये। लेकिन आप अंडर कवर मार्केटिंग को समझिए, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें कभी भी मेन आदमी सामने नहीं आता, इसे अंडर कवर मार्केटिंग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग आपके बाकी बिजनेस के साथ कैसे काम करती है, आप ये भी समझिए। मार्केटिंग एक अलग प्रोसेस नहीं है, ये पूरे बिजनेस के साथ मिलकर के काम करती है। जैसे कि इसमें क्या क्या किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का जो फोकस होता है वो प्रोडक्ट बनाने पे होना चाहिए जो आपके कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करे। तो जो R&D टीम होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली, वो खाली प्रोडक्ट बनाती है और ज़रूरतें कैसे पूरी करनी है। प्रोडक्शन टीम जो होती है, आपकी जो प्रोडक्शन टीम है वो डिमांड को पूरा करती है। जो टीम आप बना रहे हैं, कुछ लोगों का काम खाली प्रोस्पेक्ट ढूंढना होगा, कुछ का काम उस प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करना होगा। तो आप यूँ समझिए कि आपकी प्रोडक्शन टीम डिमांड को फुलफ़िल कैसे करेगी और अपनी क्वालिटी कैसे बना करके रखेगी, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट बना पाए। मतलब आपके लोग जिनको आप ट्रेंड कर रहे हैं, आपकी इज्जत रख पाएँ, आपका नाम चला पाएँ और आपके लोगों को जा कर के जोड़ पाएँ। प्रोडक्शन टीम का काम है प्रोडक्शन निकालने के लिए लोगों को तैयार करे। फाइनेंशियल टीम जो है वो प्रोडक्ट के साथ साथ सही प्राइसिंग पर डिस्काउंट करके या फिर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करके सामने वाले को डिलीवर कर सके। तो जो भी फाइनेंशियल टीम होती है वो फाइनेंस मैनेज करती है। अभी जैसे किसी का बड़ा टॉपअप करवाना है, आपको क्वार्ट्स बनाना है या अगले लेवल पर लेकर के जाना है, तो ऐसे टाइम पे कोई एक आदमी के ऊपर लोड आएगा तो वो नहीं कर पाएगा बेचारा। ऐसे टाइम में फाइनेंस टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसा कोई ग्लोबल फंड बनाइए जिसमें कि लोगों को फंडिंग हो सके, या फिर आप अपनी टीम में ऐसा कुछ करिए जिसकी वजह से आपकी टीम जो है वो मिल करके किसी आदमी को अगर ज़रूरतमंद है तो उसको मोटिवेट करके उसके गोल को अचीव करवा सके। ह्यूमन रिसोर्स टीम, सेल्स में और मार्केटिंग में एक ह्यूमन रिसोर्स टीम होती है जो अच्छे लोगों को हायर करके सिर्फ ट्रेंड करके कंपनी में लाती है ताकि कंपनी की साख अच्छी रहे। आप देखिए कुछ लोग जो हैं आपकी टीम में बड़े अच्छे अच्छे लोग लाएंगे, लेकिन आप वो ह्यूमन रिसोर्स वाला ऑफिसर तो बनिए जो अच्छे लोगों को सिलेक्ट करता है। कई बार आपने देखा नहीं कि एक आदमी है 2250 रुपये लेके खड़ा, लार टपकने लगती है। कई बार अपने जूनियर को साइड करते हैं, कहते तू पहले मेरे नीचे आईडी मार, बात ख़त्म, दुनियादारी मैं नहीं जानता। तो लार मत टपकाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं तो आप ह्यूमन रिसोर्स के एथिक्स का ध्यान रखिए। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको लोक व्यवहार की नीतियों को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपका जूनियर कहीं से किसी को पकड़ के लाया है और वो चाहता है कि उसकी टीम में आप उसे शामिल करें, तो आप बिल्कुल अच्छे लोगों को सिलेक्ट करने के लिए अपनी टीम में बिना लाल टपकाए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन के लिए शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट को आप मिस आउट कर सकते हैं। जितने लोग भी चाहते हैं कि उनकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वार्ट्स लेवल के लोग आएँ, अच्छे लेवल के लोग आएँ, चौथे लेवल तक बड़ी टीम उनको मिले, तो मुर्गी को एक बार में ना काटें, वो लोग उसे पहले या दूसरे लेवल पर ही लगाएं ताकि आपको कम से कम 64 या 256 लोग वो आपके नेटवर्क में आपको प्रोवाइड करें ताकि आप आने वाले टाइम में बड़े पैसे कमा सकें। तो ऐसे लोगों को ज़रूर हायर करें। एनवायरमेंटल टीम जो होती है मार्केटिंग में, वो अच्छी पैकिंग का ध्यान रखती है, चीज़ें सस्ती होने के साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। आपका कोई भी काम जो है नेचर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। हम जिस कॉन्सेप्ट में, हालांकि इसमें कोई हम लोग बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करते, बहुत ज़्यादा कोई पोल्यूशन नहीं करते, जितने भी इंडस्ट्रियल्स हैं, इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको ये एनवायरनमेंट जोन का ध्यान रखना पड़ता है कि सोशली कोई भी चीज़ जो है जो एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाए वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमारे काम में खैर ऐसा एनवायरनमेंट को लेकर के कोई चैलेंज नहीं आता। हाँ, लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके आस पड़ोस में पेशेंट नहीं होने चाहिए, बड़े सारे हॉस्पिटल्स नहीं होने चाहिए। ऐसी जगहों पर लोगों को हमारे किसी भी गैदरिंग से, हमारे किसी इनिशिएटिव से उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हमें भी ध्यान रखना है। तो बिज़नेस मॉडल में, मार्केटिंग में ये पैरेलल चीज़ें लेकर के चलनी पड़ती हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, आप इसे एक बार दोबारा से थोड़ा सा समझ लीजिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट उन टेक्निक्स, आइडियाज़ और इम्प्लीमेंटेशन को बोलते हैं जो कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो आप ये समझ लीजिए, मार्केटिंग जो मैनेजमेंट होता है
उन टेक्निक्स और आइडियाज़ को इम्प्लीमेंटेशन को बोलते हैं। मतलब आप जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं, जो भी विचार हैं, जो भी लॉजिक्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी आपने सीखा है, जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं किसी प्रोडक्ट का मार्केट बनाने के लिए, इसी को ही मार्केटिंग मैनेजमेंट बोला जाता है। कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी, कहाँ से बनाएगी, कितने में बेचेगी, कौन बेचेगा, कहाँ बेचेगा, ये सभी मार्केटिंग मैनेजमेंट का हिस्सा होती हैं। तो आप सभी लोगों ने ये सब चीज़ें सीखी ही हैं। और मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए आजकल तो आपको मालूम होगा कि MBAs होते हैं, 3-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट को अच्छी सैलरी भी बहुत सारी मिलती है। तो आप अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट स्किल्स के साथ इस सिस्टम में नहीं आए हैं तो मैं आपको बताऊं, आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 सालों के अनुभव की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आप इन मीटिंग्स का, इन क्लासेस का रोज़ हिस्सा बनिए, मार्केटिंग की नॉलेज लीजिए, कम्युनिकेशन के स्किल्स सीखिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको तगड़े पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों से जुड़ते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों की भीड़ का हिस्सा बनते हैं, मंच मिलता है आपको बोलने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बड़े सारे शब्द मिलते हैं। तो ये सारे के सारे गुण अगर आपके अंदर हैं और आप ये सभी चीज़ें अपने अंदर ले करके चलते हैं, तो आप सिर्फ इस सिस्टम में एक लेवल ही नहीं मिलेगा, आप एक मार्केटिंग मैनेजर भी बन जाएंगे और आप बड़े लेवल पर अपनी चीज़ों को कैश कर पाएंगे। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई हों, और आप अपने बिज़नेस को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये सभी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। इसमें से परसेंटेज वाइज आपने कुछ चीज़ें भी फॉलो की तो बड़ा मज़ा आएगा, आप अपने काम में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मनीषा मैम।